this side Harsh Bharadwaj. Welcome you all into the another amazing sessions of Code India. आज के इस वीडियो में हम लोग अपने C++ फ्रॉम बिगिनर टू एडवांस लेवल की प्लेलिस्ट को आगे बढ़ाते हुए अपने नेक्स्ट लेक्चर ऑपरेटर्स एंड एक्सप्रेशंस के पार्ट 2 को डिस्कस कर रहे होंगे। अगर इससे पहले आपने ऑपरेटर्स एंड एक्सप्रेशंस के पार्ट 1 को नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन पर आ रहे लिंक पर क्लिक कर आप उस वीडियो को देख सकते हैं और आपको अभी जाकर देखना चाहिए अगर आप चाहते हैं कि ये लेक्चर आपको बहुत अच्छे से समझ में आए। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन आइकन को हिट कर दीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर हम लोग IUI के लिए अच्छे से प्रिपेयर करते हैं। IUI के लिए जो भी स्टडी मटेरियल्स होता है मैं यहाँ पे प्रोवाइड करता हूँ, प्रॉपर गाइडेंस प्रोवाइड करता हूँ। और अगर आप इस प्लेलिस्ट को फॉलो करते हैं तो चाहे आप IUI को प्रिपेयर कर रहे हो या कॉलेज प्लेसमेंट को प्रिपेयर कर रहे हैं, आप दोनों के लिए ही इजिली प्रिपेयर कर सकते हैं। तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए अब चलते हैं अपने लेक्चर्स पर। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे आज लॉजिकल ऑपरेटर्स कि लॉजिकल ऑपरेटर्स आखिर होते क्या हैं। तो अगर हम लोग डिस्कस करें कि लॉजिकल ऑपरेटर क्या होता है, तो लॉजिकल ऑपरेटर उन ऑपरेटर को कहते हैं जो दो या दो से अधिक कंडीशंस को कंबाइन करते हो। ओके, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है दीज ऑपरेटर्स आर यूज्ड टू कंबाइन टू और मोर कंडीशंस, दे रिटर्न ट्रू और फॉल्स। मतलब कि ये दो या दो से अधिक कंडीशन को कंबाइन करते हैं और जो उनका आउटपुट आता है या तो ट्रू आएगा या तो फॉल्स आएगा। मैंने पिछले क्लास में बताया था कि कंप्यूटर ट्रू नहीं समझता, ट्रू का मतलब होता है 1 और फॉल्स का मतलब होता है 0। ठीक है, तो अगर आपको इस चैप्टर की क्लैरिटी चाहिए तो आपको पिछला लेक्चर देखना ही चाहिए। खैर कोई बात नहीं, अगर आप इस लेक्चर को भी ध्यान से देखेंगे तो ये भी काफी हद तक आपको समझ में आएगा। ओके, अब हम लोग इस टेबल को देखते हैं। अगर हम लोग बात करते हैं लॉजिकल ऑपरेटर की, अगर बात करते हैं लॉजिकल ऑपरेटर की तो वो 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है एंड ऑपरेटर, दूसरा होता है और ऑपरेटर और तीसरा होता है नॉट ऑपरेटर। ओके, इसको हम लोग कहते हैं लॉजिकल एंड ऑपरेटर, इसको हम लोग कहते हैं लॉजिकल और ऑपरेटर और इसको हम लोग कहते हैं लॉजिकल नॉट ऑपरेटर। ओके, ये जो है लॉजिकल एंड ऑपरेटर ये बाइनरी नेचर का होता है। ये बाइनरी नेचर का होता है मतलब कि इस ऑपरेटर को ऑपरेट करने के लिए 2 ऑपरेंड चाहिए होते हैं। और यहाँ पर ऑपरेंड क्या है, यहाँ पर जो भी ऑपरेंड है वो कंडीशंस है। ऑपरेंड क्या होता है, तो ऑपरेंड उस डेटा को कहते हैं, उस वैल्यूज को कहते हैं जिसपे कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म किया जाता है। तो यहाँ पर बाइनरी ऑपरेटर का मतलब वो 2 ऑपरेंड क्या होंगे, वो दोनों का दोनों अलग अलग कंडीशंस होंगे। ओके, जैसे कि हम जैसे जैसे आगे लेक्चर में बढ़ेंगे हम लोग समझेंगे कि इसका मतलब क्या होता है। तो बेसिकली लॉजिकल एंड ऑपरेटर भी बाइनरी होता है और लॉजिकल और ऑपरेटर भी बाइनरी होता है, बट लॉजिकल नॉट ऑपरेटर जो है वो यूनिटी होता है। मतलब कि लॉजिकल नॉट ऑपरेटर को ऑपरेट होने के लिए केवल एक ही ऑपरेंड की जरूरत है, या कह सकते हैं कि केवल एक ही कंडीशन की जरूरत है। हम लोग अगले स्लाइड्स में जस्ट देखते हैं कि वो कैसे होता है, मतलब कि लॉजिकल और ऑपरेटर कैसे ऑपरेट होता है, लॉजिकल एंड ऑपरेटर कैसे ऑपरेट होता है और लॉजिकल नॉट ऑपरेटर कैसे ऑपरेट होता है। तो जैसा कि हम लोग यहाँ पर टेबल देख सकते हैं, इस टेबल को बहुत ही ध्यान से हमें समझना है। इस टेबल को बहुत ही ध्यान से हमें समझना है। अगर आप इस टेबल को समझ गए ना तो आपको पूरी क्लैरिटी मिल जाएगी कि आखिर एंड ऑपरेटर कैसे वर्क करता है और ऑपरेटर कैसे वर्क करता है। तो बेसिकली वर्किंग पढ़ना है एंड ऑपरेटर का, यहाँ पर हमें क्या पढ़ना है, वर्किंग पढ़ना है एंड ऑपरेटर का। तो सपोज दैट इस टेबल को अगर हम लोग ध्यान से देखेंगे तो हम लोग यहाँ पर 2 वेरिएबल्स बनाते हैं। इन 2 वेरिएबल्स में एक वेरिएबल का हम लोग नाम एक वेरिएबल में स्टोर करते हैं 15 और एक वेरिएबल में हम लोग स्टोर करते हैं 7। ओके, हमने 2 वेरिएबल बनाए एक्स और वाई। एक्स वेरिएबल में 15 को स्टोर किया, वाई वेरिएबल में 7 को स्टोर किया। ओके, अब यहाँ पर हम लोग एक कंडीशन रखते हैं। ठीक है, चूंकि हमें पता है कि एंड ऑपरेटर जो है, हमें पता है कि एंड ऑपरेटर जो है वो बाइनरी ऑपरेटर होता है। बाइनरी ऑपरेटर मतलब कि वो ऑपरेटर जो कि 2 ऑपरेंड पर ऑपरेट होंगे। ओके, तो यहाँ पर मैंने बताया कि ऑपरेंड क्या होंगे, कंडीशंस होंगे। तो यहाँ पर एक्स और वाई का वैल्यू दिया हुआ है। ओके, और यहाँ पर एक्सप्रेशन दिया हुआ है। ठीक है, कि x इज ग्रेटर देन y एंड y इज ग्रेटर देन 6। तो बेसिकली यहाँ पर 2 कंडीशन दिया हुआ है। कंडीशन 1 क्या है, x इज ग्रेटर देन y है। तो देखो, तो x इज इक्वल टू 15 है, y इज इक्वल टू 7 है। तो क्या x y से बड़ा है, बिल्कुल बड़ा है। तो कंडीशन 1 जो है वो सही है, तो इसका रिजल्ट क्या है, ट्रू आएगा। ठीक है, ट्रू का मतलब 1। अब कंडीशन 2 को चेक करना है। कंडीशन 2 क्या था, y इज ग्रेटर देन 6। कंडीशन 2 क्या था, y इज ग्रेटर देन 6। तो देखो, तो y का वैल्यू 6 से बड़ा है, हाँ, तो y का वैल्यू 7 है। y का वैल्यू 7 है जो कि 6 से बड़ा है। तो y अगर 6 से बड़ा है तो इसका रिजल्ट क्या है, ट्रू। तो एंड ऑपरेटर कहता है कि दिए गए 2 कंडीशंस में अगर दोनों कंडीशन सही होंगे तो हम रिजल्ट क्या होगा, हमारा सही होगा। मतलब कि अगर दोनों कंडीशन ट्रू होते हैं तभी हमारा रिजल्ट ट्रू आएगा, अदरवाइज किसी भी कंडीशन में हमारा रिजल्ट फॉल्स आएगा।
ओके, ये हमारा आउटपुट जो है वो फॉल्स आएगा। तो यहाँ पर पहला कंडीशन भी ट्रू है, दूसरा कंडीशन भी ट्रू है, तो आउटपुट इस एक्सप्रेशन का आउटपुट क्या आएगा, ट्रू आएगा। ये कंप्यूटर में बोले कि अगर पहले का भी रिजल्ट 1 है, दूसरे का भी रिजल्ट 1 है, तो आउटपुट में भी क्या आएगा, 1 आएगा। लेकिन सपोज दैट कि हमारा जो कंडीशन 1 है, ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि एक्सप्रेशन 2 को हम लोग ध्यान से देखते हैं कि x इज ग्रेटर देन y। हमारा एक्सप्रेशन 2 क्या है, x इज ग्रेटर देन y और y इज नॉट इक्वल टू 4। इसको क्या पढ़ते हैं, y इज नॉट इक्वल टू 4। मैंने बताया था ना कि ये जो सिंबल है वो नॉट का होता है, ठीक है, इक्वल टू का ये होगा, तो इसको क्या पढ़ेंगे, नॉट इक्वल टू पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि y इज नॉट इक्वल टू 4। तो हम लोग कंडीशन 1 को देखते हैं कि क्या x y से बड़ा है, तो अभी ऊपर हमने देखा था कि हाँ भाई x y से बड़ा है, तो रिजल्ट क्या है, ट्रू आया। लेकिन जब हम लोग कंडीशन 2 में आएंगे कि y इज नॉट इक्वल टू 7, बट यहाँ पर तो y इज इक्वल टू 7 है, तो यहाँ पर बोला कि क्या y इज नॉट इक्वल टू 7, तो ये बात तो फॉल्स हो गई ना, ये बात तो फॉल्स हो गई। क्यों, क्योंकि y 7 के बराबर है, इसलिए जो आउटपुट आएगा वो क्या आएगा, फॉल्स आएगा। क्यों, क्योंकि एंड ऑपरेटर जहां भी ऑपरेट होता है, अगर दोनों कंडीशन में से कोई एक कंडीशन भी फॉल्स हो जाती है तो हमारा आउटपुट फॉल्स आता है। इसमें एक ही कंडीशन में ट्रू आती है, जब दोनों कंडीशन हमारा ट्रू होता है तभी आउटपुट हमारा ट्रू आता है। अब थर्ड एक्सप्रेशन को देखते हैं। थर्ड एक्सप्रेशन को देखते हैं कि x इज लेस देन y और y इज इक्वल टू 4। देखो तो हमारा पहला कंडीशन क्या है, x इज लेस देन y, ये तो सरासर गलत है, क्या है, फॉल्स है। और दूसरा क्या है, y इज इक्वल टू 7। हाँ भाई, एक्चुअली यहां पर मिसप्रिंट हो गया है, y इज यहाँ पे इक्वल टू 7 होगा, ओके, y इज इक्वल टू 7 होगा, तो y इज इक्वल टू 7 तो ट्रू है, तो एक फॉल्स है और एक ट्रू है, तो ये क्या होगा, फॉल्स होगा। और ठीक उसी तरीके से एक्सप्रेशन 4 में x इज लेस देन y और y इज ग्रेटर देन 7, दोनों ही गलत है, ना तो x y से छोटा है, ये भी कंडीशन फॉल्स है, और ना ही y 7 से बड़ा है, y 7 के बराबर है, तो ये भी फॉल्स हो गया। तो जब दोनों कंडीशन फॉल्स होते हैं ना, तो हमारा जो आउटपुट भी आता है वो भी फॉल्स होता है। ये हम लोग प्रैक्टिकल करके सीखेंगे, अभी बस देखते जा रहे हैं कि एंड ऑपरेटर कैसे फंक्शन करता है। एंड ऑपरेटर के फंक्शनिंग के बाद अब हम लोग देखते हैं कि और ऑपरेटर कैसे फंक्शन करता है। तो पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं और ऑपरेटर के वर्किंग के बारे में। तो अगर दिए गए दोनों कंडीशंस में से अगर कोई एक कंडीशन भी सही है ना, तो उस एक्सप्रेशन का आउटपुट जो है वो ट्रू निकलेगा। और एक ही कंडीशन में और ऑपरेटर का आउटपुट फॉल्स निकलता है, जब दोनों ही कंडीशन फॉल्स होते हैं तभी और ऑपरेटर का आउटपुट भी फॉल्स होता है। ओके, मतलब कि अगर हम और ऑपरेटर यूज कर रहे हैं और कोई एक भी कंडीशन सही हो जाता है तो हमारा ओवरऑल एक्सप्रेशन का जो आउटपुट है वो ट्रू होता है, या कह सकते हैं कि 1 होता है। ओके, और ये सेम चीज हम लोग यहाँ देख सकते हैं कि x इज इक्वल टू 15 है और y इज इक्वल टू 7 है। सेम एग्जांपल लेते हैं हम लोग। पहला बोला x y से बड़ा है और ये और का साइन है, ये बीच में और का साइन है, y इज ग्रेटर देन 6। पहला तो बोला जाए कि x y से बड़ा है, तो हाँ भाई x y से बड़ा है, क्यों, क्योंकि x का वैल्यू 15 है, y का वैल्यू 7 है। लेकिन जो हमारा सेकंड कंडीशन है, सेकंड कंडीशन है y इज ग्रेटर देन 6, क्या y 6 से बड़ा है, हाँ भाई y का वैल्यू क्या है, 7, और 7 तो 6 से बड़ा होता ही है, तो मतलब ये क्या, y इज ग्रेटर देन 6, ये भी ट्रू है। तो अगर दोनों ट्रू होगा तो हमारा आउटपुट भी ट्रू आएगा, या पहला ट्रू हो और दूसरा फॉल्स हो तो भी हमारा ट्रू आएगा, पहला फॉल्स हो दूसरा ट्रू हो तो भी हमारा ट्रू आएगा। मतलब कि अगर एक भी ट्रू मिल जाता है तो हमारा ट्रू ही आएगा। जैसे इसमें ये ट्रू था तो ट्रू आ गया, इसमें यहाँ पर ट्रू था तो आउटपुट ट्रू आ गया, यहाँ पर ये ट्रू था तो यहाँ पर ये भी ट्रू हो गया। लेकिन अगर हमारा दोनों ही कंडीशन फॉल्स हो जाता है तो जो हमारा आउटपुट है वो भी फॉल्स आएगा, राइट। यहाँ पर हमारे दोनों ही कंडीशन फॉल्स हो चुका है तो हमारा आउटपुट भी फॉल्स आया है। अब हम लोग वर्किंग देख लेते हैं नॉट ऑपरेटर का। एक्चुअली मेरी नजर में ऑपरेटर्स एंड एक्सप्रेशंस C++ का मोस्ट इजीएस्ट टॉपिक है, इसमें कुछ जानना ही नहीं है यार, आप पहले से सारी चीजें जान रहे होते हो। अगर आप 11th-12th के स्टूडेंट हो तो आप इसमें से 90% चीज पहले से जान रहे हो। ओके, बिल्कुल मैथ्स की तरह है ये चीजें। अब हम लोग नॉट ऑपरेटर का पढ़ते हैं। तो नॉट ऑपरेटर का सीधा मतलब है कि अगर इनपुट में ट्रू है तो आउटपुट में फॉल्स होगा। कहने का मतलब ये है कि अगर जो भी कंडीशन है ना उसका अपोजिट हो जाता है नॉट। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि x इज इक्वल टू 15, x इज इक्वल टू 15, y इज इक्वल टू 4। तो यहाँ पर एक्सप्रेशन अगर दिया हुआ है कि x इज ग्रेटर देन y और इसके आगे नॉट लगा हुआ है, ठीक है, तो कंडीशन क्या है, x इज ग्रेटर देन y, तो रिजल्ट क्या है, ट्रू है। लेकिन इस कंडीशन का क्या नॉट लगा हुआ है, तो नॉट लगा हुआ है तो ये क्या हो जाएगा, ट्रू कंडीशन के आगे जैसे हम लोग नॉट लगाएंगे तो हमारा आउटपुट क्या आएगा, फॉल्स आएगा। मतलब कि अगर हमारा एंड रिजल्ट जो है वो ट्रू आ रहा होगा तो नॉट लगने के बाद वो फॉल्स बन जाएगा,
और एंड रिजल्ट फॉल्स आ रहा हो तो नॉट लगने के बाद वो ट्रू बन जाएगा। तो बहुत सिंपल है, यूनरी ऑपरेटर है। अगर कोई भी कंडीशन ट्रू है और उसके सामने अगर हमने नॉट लगा दिए तो वो कंडीशन फॉल्स बन जाएगा, और कोई भी कंडीशन अगर फॉल्स है उसके आगे नॉट लगा दिए तो वो कंडीशन ट्रू आउटपुट में प्रिंट हो जाएगा। ओके, एक्चुअली बेसिकली ट्रू प्रिंट नहीं होता, उसकी जगह पे 1 प्रिंट होता है। ये सब चीज हम लोग जान चुके हैं। अब हम लोग अपने अगले स्लाइड में पढ़ेंगे कि असाइनमेंट ऑपरेटर्स क्या होते हैं। तो अब टाइम आ गया पढ़ने का, क्या असाइनमेंट ऑपरेटर्स। तो जैसा कि हम हेडिंग देख सकते हैं, अब हम लोग पढ़ेंगे असाइनमेंट ऑपरेटर्स। ओके, असाइनमेंट ऑपरेटर का सिंबल क्या होता है, ये होता है। ठीक है, जैसे एंड ऑपरेटर का ऐसा ऐसा होता था सिंबल, और ऑपरेटर का ऐसा ऐसा सिंबल होता था, नॉट ऑपरेटर का ऐसा होता था, प्लस मतलब सम ऑपरेटर का ऐसा होता था, डिफरेंस ऑपरेटर का ऐसा सिंबल होता था। वैसे ही असाइनमेंट ऑपरेटर का कैसा सिंबल होता है, ऐसा सिंबल होता है। इसके बारे में हमने प्रीवियस लेक्चर्स में भी डिस्कस करा है। ओके, तो बेसिकली असाइनमेंट ऑपरेटर्स क्या होता है, तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर इज यूज्ड टू असाइन अ वैल्यू टू अ वेरिएबल। असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज जो है वो किसी भी वेरिएबल को वैल्यू असाइन करने में यूज होती है। जैसे कि हम लोग मानते हैं कि एक वेरिएबल हमने डिफाइन किए x, ठीक है, और इस x में हमको 20 को स्टोर करना था, 20 वैल्यू को असाइन करना था। इस 20 को हमको असाइन करना था x में, तो इसको असाइन अगर हमको करना है तो कौन सा ऑपरेटर का यूज करेंगे, असाइनमेंट ऑपरेटर का। असाइनमेंट ऑपरेटर का जैसे यूज करते हैं तो जो भी लेफ्ट हैंड साइड में है ना, वो राइट हैंड साइड को असाइन हो जाता है या वो राइट हैंड साइड में स्टोर हो जाता है। आई थिंक ये बहुत हद तक क्लियर हो चुका होगा। तो ये हम लोग देख सकते हैं कि जो लेफ्ट साइड में है ये वेरिएबल है, और ये जो राइट साइड में है वो वैल्यू है, और इस वैल्यू को, इस वेरिएबल को असाइन किया जा रहा है विद द हेल्प ऑफ असाइनमेंट ऑपरेटर। ओके, तो आई थिंक कि असाइनमेंट ऑपरेटर में कोई भी दिक्कत नहीं हुई होगी। इसमें दो बातें खास ध्यान देने वाली हैं। वो दो बातें ये हैं कि जब भी हम लोग, जो भी हमारा वैल्यू होगा वो हमेशा राइट साइड में होगा, और जो भी हमारा वेरिएबल होगा वो हमेशा असाइनमेंट ऑपरेटर का लेफ्ट साइड होगा। मतलब कि जो भी राइट साइड की चीजें हैं वो असाइन कर दी जाएंगे लेफ्ट साइड को। ओके, और जरूरी नहीं है कि ये कांस्टेंट हो, जैसे कि जो वैल्यू है ये अभी कांस्टेंट दिया हुआ है, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि ये कांस्टेंट ही हो। ये यहाँ पर कोई एक्सप्रेशंस भी हो सकता है, यहाँ पर कोई एक्सप्रेशंस भी हो सकता है या वेरिएबल भी हो सकता है। ओके, अब आप लोग सोच रहे हो कि आखिर ये एक्सप्रेशंस और ये वेरिएबल कैसे हो सकता है। तो जैसे जैसे हम लोग लेक्चर में आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे सीखेंगे। बेसिकली यहाँ पर एक एग्जांपल है जिसको देखकर हम लोग सीख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है कि a इज इक्वल टू बी है, कि अगर यहाँ पर हमें a इज इक्वल टू बी दिया हुआ है, ओके, तो यहाँ पर क्या होगा कि b का जो भी वैल्यू होगा, b के अंदर 5 है, तो b का जो भी वैल्यू होगा वो क्या होगा, a में स्टोर हो जाएगा। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है p इज इक्वल टू क्यू प्लस आर। ओके, तो सपोज दैट q में 3 स्टोर है और r में 5 स्टोर है। सपोज दैट q में 3 स्टोर है और r में 5 स्टोर है, तो 5 प्लस 3 क्या होगा, 8 होगा, और 8 क्या कहाँ स्टोर हो जाएगा, p में आके स्टोर हो जाएगा। मेरा कहने का मतलब है कि जैसे कि अगर वहां पे लिखा हुआ है a इज इक्वल टू बी, तो आप तो यही सोच रहे हो कि भाई ये तो वेरिएबल है लेकिन ये तो वैल्यू नहीं है, तो इसको कैसे असाइन करें। तो आखिर ये वेरिएबल है तो इसके पास कुछ ना कुछ तो अपना कोई ना कोई तो वैल्यू होगा ना। जैसे b के अंदर सपोज दैट 5 स्टोर है, तो जो 5 जो है वो असाइन हो जाएगा इसमें। या मान लो कि अगर इसमें लिखा हुआ है एक्सप्रेशन p इज इक्वल टू क्यू प्लस आर, ठीक है, तो सपोज दैट कि q का कुछ ना कुछ वैल्यू होगा, r का कुछ ना कुछ वैल्यू होगा, उनका फिर सम होगा, और जो सम होने के बाद आएगा वो स्टोर हो जाएगा p में। मतलब कि इन दोनों का जो सम होगा वो स्टोर होगा p में। ठीक है, तो आई थिंक क्लियर हो चुका है कि असाइनमेंट ऑपरेटर्स में लेफ्ट हैंड साइड में वेरिएबल रहता है, राइट हैंड साइड में वैल्यू, वेरिएबल या एक्सप्रेशंस जो भी होते हैं, और जो भी राइट हैंड साइड में जो भी चीजें होंगी ना उनके वैल्यू को असाइन कर दिया जाता है लेफ्ट साइड में। एक क्वेश्चन अगर हम देते हैं कि अगर यहाँ पर दिया हुआ है कि एक वेरिएबल है a जिसके अंदर 5 स्टोर्ड है, और अगर ऐसा लिखा जाता है कि a इज इक्वल टू a प्लस 5, ओके, और फिर क्या किया जाता है कि a का वैल्यू को प्रिंट कराया जाता है, बोला जाता है कि a के वैल्यू को प्रिंट करिए, तो a का वैल्यू क्या आएगा। तो देखा जाए कि a का वैल्यू क्या था, 5 था, तो जो हमारा राइट साइड है वहां पे क्या हो जाएगा, a के जगह पे क्या हो जाएगा 5, और 5 प्लस 5 क्या हो जाएगा 10, तो इन दोनों का जो सम आएगा 10 वो असाइन कर दिया जाएगा a में। तो अब जो a का न्यू वैल्यू होगा वो 5 ना होकर वो क्या होगा 10 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वो 10 हो जाएगा। तो आई थिंक यहां तक आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो आप अभी कमेंट सेक्शन में हमें पिन कर सकते हैं, आपके हर एक प्रॉब्लम का आंसर दिया जाएगा। और अपने अगले स्लाइड में हम लोग पढ़ेंगे C++ शॉर्ट हैंड। C++ शॉर्ट हैंड्स, ठीक है, ये भी एक तरीके का ऑपरेटर ही है, ये भी एक तरीके का असाइनमेंट ऑपरेटर है, बट ये एक ऐसा ऑपरेटर है जिसमें
कुछ अरिथमेटिक ऑपरेशंस होते हैं और उसके बाद जो भी अरिथमेटिक ऑपरेशंस होता है ना वो सीधे वैल्यू असाइन कर दिया जाता है। मतलब कि ये एक ऐसा ऑपरेटर है जिसमें अरिथमेटिक ऑपरेशंस और असाइनिंग ऑपरेशन दोनों साइमल्टेनियसली होता है। मेरा कहने का मतलब था कि जैसे कि मैंने अभी एक एग्जांपल दिया था a इज इक्वल टू a प्लस 5, ठीक है, जहां पर a का वैल्यू हमको पहले से पता है, a का वैल्यू क्या है 5 है। तो यहाँ पर क्या हुआ कि पहले ये 5 प्लस 5 जुड़ा, तो मतलब कि यहाँ पर अरिथमेटिक ऑपरेटर भी हुआ था, अरिथमेटिक ऑपरेशन को भी परफॉर्म किया गया था और जैसे अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म हुआ वैसे जो भी वैल्यू आया वो किसको असाइन कर दिया गया, वो वैल्यू असाइन कर दिया गया a को। तो मतलब कि ये एक ऐसा ऑपरेटर है, ये एक ऐसा ऑपरेटर है जिसमें कुछ अरिथमेटिक फंक्शंस या अरिथमेटिक ऑपरेशंस असाइनेशन जो है, किसी असाइनेशन जो न्यू वैल्यू को असाइन किया जाता है वो दोनों ही सेम टाइम पर होता है। ओके, तो आई थिंक कि यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी। अब हम लोग देखते हैं कि ये चीज है क्या। अगर यहाँ पर इस ऑपरेटर का यूज किया गया प्लस और इक्वल टू, ठीक है, क्या यूज किया गया प्लस और इक्वल टू, मतलब कि इसको हम लोग क्या कहते हैं एडिशन असाइनमेंट, क्या कहते हैं इसको एडिशन असाइनमेंट, प्लस इक्वल टू कहते हैं एडिशन असाइनमेंट। अगर कहीं लिखा हुआ है a प्लस इक्वल टू b, तो इसका मतलब होता है a इज इक्वल टू a प्लस बी, मतलब पहले a प्लस बी का सम होगा और जो भी इसका वैल्यू आया वो अब a में स्टोर हो जाएगा और वो a का न्यू वैल्यू होगा। ओके, अब जो a का पुराना वैल्यू था वो चेंज हो जाएगा, a का न्यू वैल्यू क्या हो जाएगा, जो उन दोनों का सम है वो हो जाएगा। अगर हम लोग बात करें सब्सट्रैक्शन असाइनमेंट की, तो वो लिखा जाएगा a माइनस इक्वल टू बी, और a माइनस इक्वल टू बी का मतलब हुआ a इज इक्वल टू a माइनस बी। और इसी तरीके से इस पूरे चार्ट में, अगर आपको ये चार्ट अच्छे से नहीं दिख रहा हो तो हम लोग इसको थोड़ा ऊपर कर सकते हैं। आई थिंक अब ये चार्ट अच्छे से आपको दिख रहा होगा, आप इसका स्क्रीनशॉट भी इजीली लेकर रख सकते हैं चीजों को समझने के लिए। तो ठीक इसी तरीके से हम लोग इन ऑपरेटर्स का यूज करते हैं और ये ऑपरेटर्स आने वाले समय में आपको पता चलेगा कि कितने इंपॉर्टेंट ऑपरेटर्स हैं। इनको शॉर्ट हैंड इसलिए कहा जाता है, जो इतना लंबा एक्सप्रेशन था उसको हम लोग इतने शॉर्ट में लिख सकते हैं। ये जो इतना लंबा एक्सप्रेशन था इसको हम लोग इतने शॉर्ट में लिख सकते हैं, इसीलिए हम लोग इसको कहते हैं सी प्लस प्लस शॉर्ट हैंड्स। आई थिंक यहाँ तक कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल इनटू द सी प्लस प्लस डेमोन्स्ट्रेशन एंड एप्लीकेशन ऑफ एंड ऑपरेटर। अभी तक हमने लॉजिकल ऑपरेटर्स के सारे थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स को पढ़ा समझा, अब हम लोग इसके प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स और एप्लीकेशन को समझने जा रहे हैं कि एंड ऑपरेटर कैसे वर्क करता है। तो सबसे पहले हम लोग लिख दिए हैश इंक्लूड आयो स्ट्रिंग और यूजिंग नेम स्पेस स्टैंडर्ड, जो कि हमारे सिंटेक्स का पार्ट है। उसके बाद हम लोग दो इंटीजर वेरिएबल बनाते हैं, एक वेरिएबल है a और एक वेरिएबल है b। a के अंदर हम लोग 5 को स्टोर करते हैं और b के अंदर हम लोग 9 को स्टोर करते हैं। अब एंड ऑपरेटर का जैसा कि हम लोग जानते हैं कि फॉल्स और फॉल्स स्टेटमेंट का एंड ऑपरेटर का आउटपुट फॉल्स ही आता है, तो उसी को हम लोग अपने अगले डेमोन्स्ट्रेशन से देखेंगे। हम लोग को पता है कि a इज इक्वल टू 0 है, क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है, तो a इज इक्वल टू 0, बट यहाँ पर तो a इज इक्वल टू 5 दिया हुआ है, तो इसलिए a इज इक्वल टू 0 तो एक फॉल्स स्टेटमेंट है। a इज ग्रेटर देन b, देखा जाए तो a क्या b से बड़ा है, नहीं, a तो b से छोटा है, क्यों, क्योंकि 5 जो है वो 9 से छोटा होता है, तो a इज ग्रेटर देन b भी एक फॉल्स स्टेटमेंट है। तो जब दो फॉल्स स्टेटमेंट के बीच में एंड ऑपरेटर ऑपरेट होता है तो जो आउटपुट है वो भी फॉल्स ही आता है। हम लोग अभी जस्ट देखते हैं, पहले हम लोग इसको कमेंट आउट कर लेते हैं और अपने प्रोग्राम को रन कर देख लेते हैं कि हमारा क्या आउटपुट आ रहा है। तो जैसा कि हम लोग देख सकते हैं कि हमारा जो आउटपुट है वो 0 आया, 0 का मतलब फॉल्स। तो जैसा कि हम लोग पढ़े थे, फॉल्स और फॉल्स स्टेटमेंट के बीच अगर एंड ऑपरेटर लगता है तो उसका आउटपुट भी फॉल्स आता है, और फॉल्स का मतलब कंप्यूटर की लैंग्वेज में 0 होता है, इसलिए 0 प्रिंट हो गया। अब हम लोग सेकेंड स्टेटमेंट देखते हैं और उसको समझते हैं। हमारा सेकेंड स्टेटमेंट क्या बोलता है, हमारा सेकेंड स्टेटमेंट बोलता है कि फॉल्स और ट्रू के बीच में, फॉल्स स्टेटमेंट और ट्रू स्टेटमेंट के बीच में अगर एंड ऑपरेटर ऑपरेट हो रहा है तो उसका भी आउटपुट फॉल्स ही आएगा। तो जैसा कि हम लोग फर्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं कि क्या a 0 के बराबर है, तो ये फॉल्स है, बट जो हमारा सेकंड स्टेटमेंट है कि a जो b से छोटा है वो ट्रू स्टेटमेंट है। तो जब एक फॉल्स और एक ट्रू स्टेटमेंट के बीच में एंड ऑपरेटर लगा हुआ होता है उसका आउटपुट फॉल्स ही आता है। अभी हम लोग फिर से इस प्रोग्राम को रन कर देखते हैं और हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर दोनों में ही 0 और 0 प्रिंट हो गया। इट मीन्स कि दोनों ही स्टेटमेंट का आउटपुट जो है वो फॉल्स आया है। अब हम लोग अपने थर्ड स्टेटमेंट को देख लेते हैं।
तो अगर हम लोग अपने थर्ड स्टेटमेंट को डी कमेंट आउट करें तो ये बोल रहा है कि पहला स्टेटमेंट तो ट्रू है और दूसरा स्टेटमेंट इस पर फॉल्स है, तो भी आउटपुट फॉल्स ही आना चाहिए। मतलब ए इज इक्वल टू 5 ये स्टेटमेंट जो है ट्रू है, बट ए इज़ ग्रेटर देन पी ये स्टेटमेंट जो फॉल्स है। और अगर एक ट्रू और एक फॉल्स स्टेटमेंट के बीच में एंड ऑपरेटर को ऑपरेट करते हैं तो आउटपुट भी फॉल्स ही आता है। जैसे ही हम लोग रन करेंगे तो यहाँ पर हम लोग ये सारी चीज़ें देख सकते हैं कि यहाँ पर 3 ठो 0 प्रिंट हो गया, मतलब कि तीनों ही स्टेटमेंट का आउटपुट जो है वो फॉल्स आया है। अब चौथा स्टेटमेंट देखते हैं कि अगर ट्रू और ट्रू स्टेटमेंट है और उनके बीच में अगर एंड ऑपरेटर को ऑपरेट किया जा रहा है तो उसका आउटपुट ट्रू ही आएगा। जैसे कि हम लोग एक काम करते हैं कि दोनों ही स्टेटमेंट को डी कमेंट आउट कर देते हैं और हम लोग देख सकते हैं कि ए इज़ इक्वल टू 5 भी एक ट्रू स्टेटमेंट है और ए इज़ लेस देन बी भी एक ट्रू स्टेटमेंट है। और जब ये दोनों ट्रू स्टेटमेंट के बीच में एंड ऑपरेटर ऑपरेट होता है तो उसका आउटपुट भी ट्रू आता है, मतलब कि प्रोग्राम जो है 1 प्रिंट करेगा। जैसा कि हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर 0 0 0 और ये 1 प्रिंट हुआ है। इसका मतलब अभी तक हम लोग जो भी पढ़े जो भी समझे वो सही था। अब हम लोग अपने नेक्स्ट असाइनमेंट ऑपरेटर के एप्लीकेशन पर आते हैं। जैसे हम लोग एंड ऑपरेटर यूज़ किए वैसे ही हम लोग और ऑपरेटर यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि मैं एक एग्जांपल लेकर बता देता हूँ। यहाँ पर अगर हम लोग एंड के जगह पर और ऑपरेटर यूज़ कर लें, यहाँ पर हम लोग और ऑपरेटर यूज़ कर लें, और यहाँ पर भी एंड ऑपरेटर के जगह पर अगर और ऑपरेटर यूज़ कर लें, यहाँ पर भी अगर हम लोग चेंज कर दें और कर देते हैं, और यहाँ पर भी चेंज कर देते हैं और कर देते हैं, तो हम लोग जानते हैं कि अगर फॉल्स और फॉल्स स्टेटमेंट के बीच में भी और ऑपरेटर होता है तो आउटपुट फॉल्स ही आता है। लेकिन अगर पहला स्टेटमेंट फॉल्स हो और दूसरा स्टेटमेंट ट्रू हो, मतलब कि अगर एक भी स्टेटमेंट ट्रू होता है तो उसका आउटपुट फॉल्स ना आकर उसका आउटपुट ट्रू आता है। तो अभी हम लोग रन करके देखेंगे। नीचे के 2 स्टेटमेंट को अभी हम लोग कमेंट आउट कर दे रहे हैं, नीचे के 2 स्टेटमेंट को हम लोग कमेंट आउट कर रहे हैं और इसको रन करके देखते हैं तो इसका फर्स्ट का आउटपुट फॉल्स आएगा लेकिन सेकंड का आउटपुट ट्रू आएगा। ओके, अगर हम लोग इसको रन करते हैं दोबारा से तो हम लोग देख सकते हैं कि पहला फॉल्स है और दूसरा स्टेटमेंट ट्रू है। ऐसे करके आप हर एक लॉजिकल ऑपरेटर के एप्लीकेशंस को देख सकते हो, समझ सकते हो। अब हम लोग आते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर्स के एप्लीकेशन को देखते हैं कि उनका ऑपरेशंस कैसे होता है, और उनको समझना ज़्यादा ज़रूरी है। उनका यूज़ आगे प्रोग्रामिंग करियर में आपको बहुत मिलेगा, बहुत ज़्यादा, और सबसे ज़्यादा तब जब आप इंक्रीमेंटर डिक्रीमेंटर ऑपरेटर के क्वेश्चंस लगा रहे होंगे। तो अब हम लोग पढ़ेंगे एप्लीकेशन ऑफ असाइनमेंट ऑपरेटर्स। तो असाइनमेंट ऑपरेटर शुरू करने से पहले हम एक वेरिएबल को डिफाइन कर लेते हैं, इंट वेरिएबल को डिफाइन कर लेते हैं 10, और उसके बाद जब हम लिखेंगे सी आउट वैल्यू ऑफ ए इज़ ए तो हमारा क्या प्रिंट हो जाएगा, वैल्यू ऑफ ए इज़, और उसके बाद ए में जो भी वैल्यू स्टोर होगा वो वैल्यू स्टोर हो जाएगा। तो ए में चूँकि 10 वैल्यू स्टोर्ड है तो यहाँ पर प्रिंट 10 हो जाएगा। हम लोग इस अपने प्रोग्राम को रन कर देखते हैं तो हम लोग देखेंगे कि यहाँ पर 10 प्रिंट हो गया, द वैल्यू ऑफ ए इज़ 10। अब हम लोग क्या करते हैं कि एक असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज़ करते हैं। ठीक है, जैसे कि हम लोग देख सकते हैं कि हम लोगों ने एक असाइनमेंट ऑपरेटर प्लस इज इक्वल टू असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज़ करा। ठीक है, तो हम लोग जैसे लिखते ए प्लस इज इक्वल टू 10, तो इसका मतलब बेसिकली होता है, इसका मतलब होता है कि ए इज इक्वल टू ए प्लस 10। ए प्लस इज इक्वल टू 10 का मतलब होता है ए इज इक्वल टू ए प्लस 10। तो पहले मतलब कि ए के अंदर ए प्लस 10 का वैल्यू स्टोर हो जाएगा, मतलब ए और 10 का जो वैल्यू है वो सम हो जाएगा, और सम होकर असाइन किसको कर दिया जाएगा, ए को असाइन कर दिया जाएगा। ओके, तो अगर हम लोग देखते हैं कि ए का वैल्यू क्या था पहले, इस ए का वैल्यू पहले 10 था और उसमें जब 10 जुड़ा तो क्या हो गया 20, और 20 जो वैल्यू है वो असाइन हो गया लेफ्ट साइड को। तो यहाँ पर जब हम लोग प्रिंट करेंगे द वैल्यू ऑफ ए इज़, तो यहाँ पर जो ए का वैल्यू है वो अब 10 ना होकर अपडेट होकर वो 20 बन चुका है। तो यहाँ पर ए का वैल्यू क्या प्रिंट होगा, 20 प्रिंट होगा, बट यहाँ पर वो वैल्यू क्या था, वो 10 था, तो 10 ही प्रिंट होगा। इसको हम लोग रन कर देख लेते हैं। जैसे हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि वैल्यू ऑफ ए इज़ 20, मतलब सेकेंड स्टेप में वैल्यू ऑफ ए क्या हो गया, 20 हो गया है। ठीक उसी तरीके से अगर हम लोग माइनस इज इक्वल टू असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज़ करेंगे। ओके, जब जैसे कि अगर a माइनस इज इक्वल टू 10 लिखा हुआ है तो इसका सीधा सीधा मतलब ये होता है, इसका सीधा सीधा मतलब ये होता है कि a इज इक्वल टू a माइनस 10। ओके, अभी ऊपर में यहाँ पर a का वैल्यू 20 हो चुका है। ओके, 20 हो चुका है, और 20 में से जब 10 को घटाया जाएगा
20 में से जब 10 को घटाया जाएगा तो वैल्यू क्या बचेगा 10। तो यहाँ पर क्या होगा, ए की जगह पर 10 प्रिंट हो जाएगा। एक बार फिर से समझते हैं कि यहाँ पर a इज इक्वल टू क्या है, a और 10 का डिफरेंस। हम लोग देख सकते हैं कि इसके जस्ट ऊपर a का वैल्यू अपडेट होकर क्या हो चुका था, 20 हो चुका था। तो जब 20 में से 10 घटेगा तो 10 बचेगा और 10 ही आकर a में स्टोर हो जाएगा। तो यहाँ पर जो वैल्यू है a का वो 10 प्रिंट होना चाहिए। हम लोग रन कर देख लेते हैं। तो हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर वैल्यू जो है वो 10 प्रिंट हो चुका है। अब इस पॉइंट तक a का वैल्यू 10 हो चुका है। ओके, अब हम लोग अगले लाइन को डीकमेंट करते हैं और यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन इज इक्वल टू ऑपरेटर को डिस्कस करते हैं। अगर हम लोग बात करें मल्टीप्लिकेशन इज इक्वल टू ऑपरेटर के बारे में, तो इसका बेसिक मीनिंग यही होता है कि a इज इक्वल टू a इंटू 10। ओके, तो हम लोग जान चुके हैं कि इस लाइन तक a का वैल्यू जो 10 था, ठीक है, इस लाइन तक a का वैल्यू 10 था, तो 10 इंटू 10 क्या होगा 100। तो 100 जो वैल्यू है वो असाइन कर दिया जाएगा a में, ठीक है। जो भी राइट साइड में होता है वो लेफ्ट साइड को असाइन कर दिया जाता है। तो 100 किस में आकर स्टोर हो जाएगा, इस a में स्टोर हो जाएगा। तो जब यहाँ पर हम लोग सी आउट करेंगे द वैल्यू ऑफ a इज, तो वो 10 इंटू 10 100 प्रिंट होगा। हम लोग देख लेते हैं, बिल्कुल हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर वैल्यू ऑफ ए इज क्या है, 100 प्रिंट हुआ है। यहाँ पर 100 प्रिंट हुआ है, मतलब कि जो भी पढ़े जो भी समझे अभी तक बिल्कुल सही है। अब उसके बाद एक और छोटा सा असाइनमेंट ऑपरेटर बच चुका है, वो डिवाइडेड इक्वल टू। तो इसका भी बेसिकली मतलब वही होता है जो अभी तक हम लोग पढ़ते आए हैं कि a डिवाइडेड इक्वल टू 10 का मतलब होगा a इज इक्वल टू a डिवाइडेड बाई 10। तो इस स्टेप तक a का वैल्यू जो था वो 100 था। तो 100 में जब हम लोग 10 से डिवाइड करेंगे तो 10 आएगा, और जो 10 है वो इसमें आके स्टोर हो जाएगा। जो भी राइट साइड में होता है वो लेफ्ट साइड में आकर स्टोर हो जाता है। तो a में अब क्या स्टोर हो चुका है, a में अब 10 स्टोर हो चुका है। तो जब हम यहाँ पर सी आउट करेंगे, जब हम यहाँ पर a का वैल्यू को प्रिंट करवाएंगे तो 100 ना प्रिंट होकर वो वैल्यू 10 प्रिंट होगा। तो आई थिंक कि आप समझ रहे हो कि जैसे जैसे हम लोग नीचे आते हैं वैसे वैसे ऑपरेशंस के अनुसार किसी भी वेरिएबल का वैल्यू चेंज हो जाता है। इसको भी हम लोग एक बार रन कर देख लेते हैं। तो हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर जो वैल्यू ऑफ a है वो अब 10 हो चुका है। इसका मतलब अभी तक हम लोग जो भी पढ़े जो भी समझे वो बिल्कुल सही है। उसके बाद हमारा जो सिंटेक्स होता है रिटर्न 0 का, वो तो होगा ही। तो यहाँ पर हम लोग असाइनमेंट ऑपरेटर का भी एप्लीकेशन देख लिए और लॉजिकल ऑपरेटर का भी एप्लीकेशन देख लिए। अगर यहाँ तक में आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में करके पूछ सकते हैं, आपको कमेंट सेक्शन में इसका आंसर दिया जाएगा। अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू।